फड़ चित्रांकन की छठी लोक कहानी में आज हम सुनने जा रहे हैं रेण के राजा से बगड़ावतों का भाईचारा। सवाई भोज अपने भाई नियाजी से बात करते हैं कि रेण के राजा अपने से दोस्ती करेंगे या नहीं। अपने जैसे तो रेण के गोखड़ों में गिरे पड़े रहते हैं तो भी कोई पूछताछ नहीं करता। भाई नियाजी क्या करें? रेण के राजा को तो जाकर बताना ही पड़ेगा। क्या पता वह विरोध करे या अपने से मिल ले। रेण के राजा कोई छोटे बड़े आसामी नहीं है। वह तो 9,80,000 के धनी हैं। कोई आधा पादा व्यक्ति नहीं है। उससे अपना विरोध करना ठीक नहीं रहेगा। यदि हम राणा जी के 9 बाग को तहस नहस कर देंगे तो राणा जी घोड़े पर सवार होकर आएंगे और बात करेंगे। सवाई भोज बोलते हैं, भाई मियाँ, ऐसा करने पर तो ओलम्मा आएगा। सुबह होते ही शिकायत आ जाएगी। वैसे भी राणा जी तो हमेशा 9 बाग को देखने पहुंच जाते हैं। नियाजी बोले, दादा सवाई भोज, शिकायत आएगी तो मेरे पास आएगी। हमारे डेरे तो यहीं 9 बाग में ही लगेंगे। नियाजी माने नहीं और नंगाड़े पर डंका लगाकर 24,000 घोड़ों की साई भी लेकर 9 बाग पर जा पहुँचे। फिर माली को आवाज़ लगाई। आवाज़ के साथ ही बागबान बाहर आ गया। माली को बाग का दरवाज़ा खोलने की बात कही और उसने मना कर दिया। मैं तो राणा जी के हुक्म पर ही दरवाज़ा खोलता हूँ। राणा जी के हाथ की चिट्ठी परवाना लाओ तो ही ताला खोलूँगा। अरे भाई, कब तो हम राणा जी के पास जाएंगे और कब परवाना लेकर आएंगे। चल, हम रहेंगे नहीं। हम तो घोड़े पर बैठे बैठे ही बाग घूम लेंगे। यदि ऐसे नहीं मानता है तो 100-200 मोहरे ले ले और हमें बाग घूमने दे। माली बोला, तो मोहरे गिन दो। फूल माला से जो छाबड़ी भरी थी उसमें नियाजी ने मोहरें डाल दी। माली उन मोहरों को देखकर बहुत खुश हो गया। सोचने लगा, राणा जी की चाकरी करते करते तो उम्र बीत गई। तांबे की मोहरें ही मिलती रही, वह भी कभी 2 कभी 4। इन लोगों ने तो छाबड़ी भरकर सोने की मोहरें दे दी। वह खड़ा खड़ा देख रहा था, सोच रहा था। तब मियाँ जी बोले, अरे भाई महाराज, चाबी लाओ और ताला खोलो। वह माली जाति का था। अंदर जाकर बड़ा ताला लगा दिया और आड़े बड़ी बड़ी सांखलियां लगा दी। एक पहर बीत गया लेकिन माली आया ही नहीं। मियाँ जी आवाज़ लगाते रहे लेकिन माली आया ही नहीं। बाहर से मियाँ जी ने डराया तो माली सोचने लगा, राजा जी के यदि कोई मर जाता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, पर मेरे घर में तो मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ, सबको खिलाने वाला हूँ। यदि मैं यहाँ रुकूंगा तो ये बगड़ावत तो मुझे मार डालेंगे। फिर वह वहाँ से भाग निकलता है और रेण के राजा के पास जाकर बोलना चाहता है। मियाँ जी उसे जाते हुए देख लेते हैं, परंतु घोड़े की ताजना को फटकारते हैं तो माली के हाथ से इमली की टहनी टूट जाती है। पगड़ी दूसरी टहनी में उलझ जाती है, परंतु माली रुकता नहीं। रास्ते में मालिन उसको मिलती है और यथास्थिति जानना चाहती है, रोकना चाहती है, पर माली को रोकने में वह असमर्थ रहती है। मियाँ जी सवाई भोज से बोलते हैं, यदि राजा जी आ जाएंगे तो बाग में अपने को कौन घूमने देगा, कौन इस बाग को अपने को देखने देगा। वो आए उससे पहले अपन सभी इस बाग को घूम लेते हैं। सवाई भोज ने जयमंगला गजमंगला हाथी को बुलवाया और त्रिशूल वाले दरवाज़ों को गिरवा दिया और बाग में बगड़ावत चले गए। दाड़म, दाक, चमेली, केला, केतकी, मकचुंदर आदि बेशकीमती पेड़ों को हाथी घोड़ों ने ठोकर मार मार कर गिरा दिया। 24 भाइयों की दीवान खाने 9 बाग में लग गए।
माली राणा जी के दरबार में जा खड़ा हुआ। उसने ऊंचे हाथ कर करके फरियाद की, बोला, अरज करें, विनती करे, परसों माली करे पुकार। उस माली का नाम परसा था। बोला, अरज करे, विनती करे, परसों माली करे पुकार। राजा जी उसकी पुकार सुनने लगे। गोठा से भक्त सवाई भोज आए हैं और उनके सारे भाई हाथी घोड़े साथ में लाए हैं। उन्होंने अपने बाग को तहस नहस कर दिया है, उजाड़ दिया है। राणा जी अपने छोटे भाई नीमदेव जी को बाग संभालने के लिए भेजते हैं। नीमदेव जी नंगाड़े के डंका लगाकर 1000-1200 घोड़े की साई भी लेकर बाग में सवारी करने निकलते हैं। सवारी निकल रही थी, वहीं बाग में एक बड़ा सा सूर बीच रास्ते में सो रहा था। नीमदेव जी की नज़र उस सूर पर पड़ी तो वे शिकार करने लगे। अब सूर आगे आगे और नीमदेव जी पीछे पीछे, पर सूअर का शिकार नहीं कर पाए। मियाँ जी ने सवाई भोज को सूचना दी कि राणा जी का छोटा भाई नीमदेव जी लड़ने के लिए आ रहा है, पर एक सूअर का शिकार भी नहीं कर पाए। उनके सामने से सूर भागा जा रहा है, लेकिन उनके हाथ से शिकार नहीं हो पा रहा है। भाई निया अपनों ने ही बाग को उजाड़ दिया, अपनों ने ही बाग के दरबान को मारा, पीटा, भगाया। अब अपन ही उसके मुंह के सामने का शिकार करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तब निया ठाकुर गया और घोड़े के ताजने से उस सूर को डराने लगा, पर स्थिति यह हुई कि सूर को डराने के चक्कर में ताजना सूर के जा लगा और सूर वहीं मर गया। सूर के 2 टुकड़े हो गए। नीमदेव जी की सवारी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। दोनों में परिचय हुआ तो नीमदेव जी बोले, वाह भाई वाह, यदि बगड़ावतों में छोटे भाई मियाँ जी ऐसे तो बड़े भाई कैसे होंगे, गजब। अभी तो 23 भाई पीछे बैठे हैं। फिर कुछ सोचकर मियाँ जी ने देखा कि घोड़े के ताजने से सूर का शिकार कर लिया तो हाथ में यदि खड़ग होता तो क्या हो जाता। फिर तो मियाँ जी और नीमदेव के भाईचारे की बात होने लगी। मियाँ जी से बोले, यदि आप चित्तौड़ के सिसोदिया हो तो उतर कर मुजरा करें और जुहार करें, यदि अजमेर के चौहान हो तो हम परिहार हैं, दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं। नीमदेव जी ने गले से मोतियों की माला निकालकर निया जी को पहनाई और निया जी ने अपने गले से हीरों की माला निकालकर नीमदेव जी को पहनाई। आप सभी बगड़ावत रेन पर चढ़ाई करो और मेरे साथ चलो। थोड़ा धीरज धरो, मैं प्रातःकाल आपको महाराज जी से मिलवा दूंगा। नीमदेव जी दरबार में जाकर पूजना करने लगे। राणा जी ने पूछा, भाई नीमदेव, क्या हुआ? बाघ की साई लाए हो या सफ़ेदी? बाघ के समाचार तो कहो। आपने मुझे उन्हें भगाने के लिए भेजा था दादा भाई साहब, परंतु मैं तो उनको साथ ले आया और वे तो आम कचहरी दीवान खाने में बैठे हैं। दादा भाई साहब, घड़ी 2 घड़ी यदि आपको उनका चाकर भी बनना पड़े तो घाटे का सौदा नहीं है, पर सवाई भोज को तो अपने दरबार में ही रखना है। वाह साहब वाह, वो बगड़ावत ऐसे हैं। फिर क्या था, दरबार में ही मेहमान नवाजी होने लगी और आदर सत्कार किया गया। सवाई भोज विचार करने लगे, हमने इनके बाग को उजाड़ दिया, बाग के दरबान को मार गिराया और मुंह के सामने के शिकार को भी मार डाला, फिर भी हमारी मेजबानी मेहमानदारी हो रही है। ये राजा बड़ा उदार है। दोनों में भाव उत्पन्न हुए, विचार बदले और भाईचारा बढ़ गया। रेन के राजा और बगड़ावतों में भाईचारा हो गया। फिर तो सवाई भोज रेन के राजा के साथ ही रहने लगे। प्लीज़ इस कहानी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी अपन सुनेंगे बगड़ावत और पातू कलाली की। धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय इस कहानी को सुनने के लिए निकाला। आगे भी इसी प्रकार आप अपनी समय को कहानियों के लिए देते रहें। मैं अपना समय निकाल कर इसी तरह से कहानियाँ आपको प्रस्तुत करती रहूँगी।
आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।